हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मज़े में होंगे। मैं प्रमोद कुमार सानी मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चाहे वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो फंक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली देखा जाता है कि इसमें स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। मैं आज कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूं और आज के बाद आपको फंक्शंस में प्रॉब्लम ना आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि एक स्पेशल टाइप का रिलेशन आगे जाके फंक्शन बन जाता है। और वो स्पेशल टाइप क्या है, मान लीजिए कोई रिलेशन है, मान लीजिए कोई रिलेशन एफ जो ए से बी में डिफाइन किया हुआ है। तो ये रिलेशन आगे जाके फंक्शन तब बनेगा जब ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करेगा। सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है, ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करे, पहली बात। दूसरी बात, ए के किसी एक एलिमेंट का बी के किसी दो एलिमेंट से रिलेशन ना बने। बस दो बातें ध्यान रखनी है, वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। क्या बोला मैंने, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड वन एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। ए का एक एलिमेंट केवल एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, एक एलिमेंट का बी के दो एलिमेंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, देखिए, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब बी के एक यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट से रिलेट करेगा, ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट से रिलेट नहीं करेगा। तो ये होता है फंक्शन। बाकी इसकी सेकंड फॉर्म डेफिनेशन और दिया हुआ है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, देन function f from set A to set B is a rule or method which associates elements of set A to element of sets B such that all elements of set A are associated to elements in set B। A का हर एलिमेंट B के एलिमेंट से एसोसिएट करना चाहिए, and an element of set A is associated to a unique element on set B। A का एक एलिमेंट B के यूनिक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आई डेफिनेशन तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे अब जो मैं एग्जांपल दूंगा उससे आपको पूरा फंक्शन समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बताया आपको फंक्शन की डेफिनेशन, कि कोई फंक्शन एफ ए से बी में फंक्शन तब होगा जब ए का हर एलिमेंट, बस दो ही बातें ध्यान रखनी है, ए के बारे में इधर ध्यान रखना है, फर्स्ट एलिमेंट, every element of A is related to B। सेकेंड पॉइंट, ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ए के हर एलिमेंट के बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, एंड वन एलिमेंट ऑफ ए is related to यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। अब इसका बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ही हमारे पास फंक्शन का नाम आता है हम लोग तुरंत फंक्शन की दुनिया में चले जाते हैं। फंक्शन बने पार्टी, फंक्शन बने पार्टी। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए कि जैसे ही हमारे पास फंक्शन का नाम आता है तो हम लोग चले जाते हैं पार्टी के अंदर। तो पार्टी में क्या होता है, पार्टी में हम जाते हैं और उस पार्टी में खाना खाने के लिए हम लोग जाते हैं। तो मान लेते हैं इधर हमारे पास सारे लोग हैं जो पार्टी में हमारे गेस्ट आए हुए हैं, इधर गेस्ट है और इधर सारे प्लेट्स हैं, इधर सारे प्लेट्स लगे हुए हैं और पार्टी ये हो रही है एफ, ये सेट ए है और ये सेट बी है।
इधर सारे गेस्ट आए हुए हैं, इधर सारी प्लेट है। तो हम अच्छा फंक्शन किसको मानते हैं? अच्छा फंक्शन उसको मानेंगे कि जितने भी गेस्ट आए हुए हैं सबको एक थाली तो मिले ही, कोई भी भूखा ना जाए, एक थाली मिलनी चाहिए। लेकिन क्या आप मानते हो एक गेस्ट को 2 थाली मिलेगी? अगर उसको एक इमेजिन करो कि एक गेस्ट को अगर 2 थाली मिली तो कैसे खाएगा? दोनों हाथों में थाली, खा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बेस्ट एग्जांपल है फंक्शन को समझने के लिए, गेस्ट और प्लेट वाला। एक गेस्ट को एक प्लेट मिलना चाहिए, पर किसी भी एक गेस्ट को 2 प्लेट नहीं मिलना चाहिए, और हर गेस्ट को प्लेट मिलना चाहिए। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। एवरी गेस्ट हैव प्लेट्स एंड वन गेस्ट गेट ओनली 1 प्लेट। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास फंक्शन की पहचान है। फंक्शन होने के लिए तो आई होप कि आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद बात करते हैं फंक्शन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में। तो आइए अगले वीडियो में देखते हैं। अच्छा, हम कुछ एग्जांपल और समझ लेते हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से एरो बनाया और फंक्शन की डेफिनेशन हम जानना चाह रहे हैं। कि कौन फंक्शन होगा, फंक्शन नहीं होगा, इस बात को समझते हैं अपन। हाँ भाई, देखते हैं ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन की हमारी वही डेफिनेशन, वही कंडीशन, ए का अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन किया हुआ है तो ए का हर एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ए में किसी एक एलिमेंट का बी के किसी 2 एलिमेंट का से रिलेशन नहीं बनना चाहिए। देखिए ये फंक्शन है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये फंक्शन है, क्योंकि ए के एक एलिमेंट का एक से रिलेशन है और ए के किसी एक एलिमेंट का बी के 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। ये फंक्शन है क्या? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि फाइव किसी से रिलेट नहीं कर रहा है। ये फंक्शन है, बिल्कुल ये फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन है क्या? आप मना कर दोगे, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का 2 एलिमेंट के साथ रिलेशन आ गया, ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ये फंक्शन है, आप बोलोगे बिल्कुल सर ये फंक्शन है, सबका रिलेशन बन रहा है और एक जने का 2 से रिलेशन नहीं बन रहा है। अब मान लीजिए ये वाला, क्या ये फंक्शन है? आप मना कर दोगे कि फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो आप ध्यान से, 2 का बी के साथ भी रिलेशन है और 2 का डी के साथ भी रिलेशन है, इसलिए फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब आते हैं, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन किया हुआ है और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ लिखा हुआ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी। तो उस बात को लिखने का तरीका होता है हमारे पास ऐसे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी। किसी एलिमेंट ए का बी के साथ रिलेशन है या वो फंक्शन है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, या फिर एफ ए इज इक्वल टू बी, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वो एक्स की जगह पे पुट करते हैं, इनपुट करते हैं, और आउटपुट क्या मिलता है? सेकंड एलिमेंट। ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? इनपुट, और ये क्या होगा? हमारे पास आउटपुट। ये क्या होगा? आउटपुट होगा। तो जो ये हमारा बी आता है, मतलब जो फंक्शन होता है ना y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस y इज इक्वल टू एफ एक्स में इस x को बोलते हैं इमेज ऑफ x, सॉरी y को, y इज इमेज ऑफ x एंड x इज प्री इमेज ऑफ y, प्री इमेज ऑफ y, x इज प्री इमेज ऑफ y एंड y इज इमेज ऑफ x, y को x का इमेज बोलते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ए इज इक्वल टू बी, वेयर बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए एंड ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ एफ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब अगर कभी मान लीजिए आपके पास ये लिखा हुआ आ जाए कि f1 इज इक्वल टू 2, तो इसमें इमेज क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 2 इमेज होगा, 1 का 2 इमेज है, और 1 कौन होगा? प्री इमेज ऑफ 2, प्री इमेज ऑफ 2। आई थिंक ये समझ में आ गया आपको। अब आते हैं डोमेन, कोडोमेन और
रेंज में। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है? अगर कोई फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी देन सेट ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं, और सेट ऑफ बी को कोडोमेन बोलते हैं। सेट ऑफ बी को कोडोमेन बोलते हैं। सेट ऑफ बी को कोडोमेन बोलते हैं। तो ये होता है डोमेन और ये होता है कोडोमेन। तो तीर से पहले वाला डोमेन, तीर के बाद वाला कोडोमेन। सिंपल है, फंक्शन में तीर से पहले वाला डोमेन, तीर के बाद वाला कोडोमेन, ठीक है ना। अब रेंज क्या होता है? तो रेंज वो होता है बी के वो सारे एलिमेंट, बी के वो सारे एलिमेंट जो ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज बनते हैं, उन सबका सेट कहलाता है रेंज। उन सबका सेट क्या कहलाएगा? रेंज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है कि इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से बी में फंक्शन है, देन सेट ए इज सेट टू बी डोमेन, सेट बी इज सेट टू बी कोडोमेन, एंड आगे लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ पॉसिबल इमेजेस ऑफ द प्री इमेज इज कॉल्ड रेंज। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ इमेजेस ऑफ द प्री इमेजेस कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब जितने भी सेट बी के एलिमेंट होंगे जो ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेज बनेंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं? रेंज कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब रेंज को हम क्या बोल सकते हैं कि रेंज जो होती है वो कोडोमेन के इक्वल होगी या उसका सबसेट होगा। कैसे सर? जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक हमारे पास फंक्शन है जो डिफाइन किया हुआ है, एक सेट है 1 2 3 इसमें एलिमेंट है, और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट दिए हुए हैं 4 5, एक मिनट, 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। ये फंक्शन है हमारे पास ए से बी में, और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3। सेट बी में एलिमेंट 2 3 4 5 6। अब मान लीजिए आप x की वैल्यू यहाँ से इनपुट करेंगे, यहाँ से इनपुट करेंगे, और यहाँ पे इसका आउटपुट मिलेगा। तो जैसे आपने x की वैल्यू 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पे आंसर क्या आएगा? 2। 2 पुट करेंगे तो 3, और इसी तरह 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा। ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो इस फंक्शन में ये जो लिखा है ये होता है इसका डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, और ये होता है आपका कोडोमेन। ये होता है कोडोमेन। बी होगा कोडोमेन, ए होगा डोमेन, और ये वो सारे एलिमेंट जो इमेज बने हैं वो सब क्या कहलाएंगे? रेंज। तो हमारे पास इसका रेंज कितना आ गया? रेंज आ गया है 2 3 4, ये रेंज होगा, ये फंक्शन की रेंज होगी। इसका मतलब यहाँ से क्लियर होता है कि अगर सर मान लीजिए ये 5,6 नहीं होता, 5 और 6 एलिमेंट नहीं होता, तब तो रेंज कोडोमेन की इक्वल हो जाती। लेकिन अगर ये 5,6 है तब रेंज कोडोमेन का सबसेट हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और मैंने यहाँ पे इक्वल टू को भी इंडिकेट कर दिया है, और ये बहुत काम का पॉइंट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे जब काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। और अगर क्वेश्चन में कभी कभी मान लीजिए सेट ए से बी देगा और फंक्शन को बोलेगा कि फंक्शन ऑन टू है ना, तब इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। ऑन टू है और बी बताइए क्या होगा, तब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, रेंज कोडोमेन का सब या तो बराबर होगा या उसका सबसेट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी हमने एरो डायग्राम से देखा था कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन फंक्शन नहीं होगा। अब हमारे पास जो ये डायग्राम ये दिए हुए हैं ना क्वेश्चन में, ये सारे रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। इन फॉर्म का नाम क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। ये आप लोगों ने सेट में पढ़ा होगा, इनको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। अब अगर ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं तो रोस्टर फॉर्म में कैसे पता करेंगे कि कौन फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है? तो हमारा क्वेश्चन है कि एग्जामिन each of the following relation given below the function or not if it is function
देन फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज इसकी आपको पता करनी है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आपको फंक्शन है या नहीं ये बात पता करनी होगी और रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ होगा, तो आपको सिंपल सा काम करना है, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि सर कि क्यों ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे लिखा मैंने 1,3, तो देखिए इसका अगर इससे भी रिलेशन है तो इस बात को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, इस बात को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा 2,1, 2 का 1 से रिलेशन है, एंड 2,3, 2 का 3 से रिलेशन है। तो हमने देखा था ना, इधर के किसी भी एक एलिमेंट का 2 से रिलेशन नहीं बनना चाहिए, और 2 से बन रहा है तो रोस्टर फॉर्म में उसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं था, इसीलिए फंक्शन के अंदर जब भी आप रोस्टर फॉर्म को चेक कर रहे होंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि सेट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, आप फर्स्ट वाले को बोलेंगे कि सर इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन होगा। तो लिख देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, r इज इक्वल टू 4,1, 5,1, 6,7 इज फंक्शन। ये फंक्शन है, और अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन और कोडोमेन और रेंज भी निकालना है। तो देखिए डोमेन क्या होगा इसका, पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से इसमें, 4, 5, 6 ये। और कोड रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज होता है जो सेकंड एलिमेंट आए हैं ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट। तो वो कौन कौन से आए हैं, 1, फिर नेक्स्ट 1 आया, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होगा इसलिए 1 एक बार, फिर उसके बाद 7। तो ये हो गया हमारे पास रेंज। अब कोडोमेन के लिए फंक्शन दिया हुआ नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, तो हम जो ये रेंज लिखा है ना इसी को क्या मान लेंगे, कोडोमेन मान लेंगे। तो ये हमारा हो गया कोडोमेन। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारे पास, को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है r इज इक्वल टू 2,3, 2,5, 2,3, 2,5 एंड 3,3, नेक्स्ट आई थिंक 6,6 लिखा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। हाँ 6,6 है, ठीक है। तो अब ये है या नहीं फंक्शन, तो आप कहेंगे ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, इन दोनों को देखिए, इसमें ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसका मतलब 2 का 2 से एलिमेंट से रिलेशन बन रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है, तो मना कर देंगे। आर इज नॉट फंक्शन, आर फंक्शन नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा था थर्ड वाले की तरफ। तो थर्ड वाले को देखते हैं, थर्ड वाला मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड वाला फंक्शन है या नहीं है, देख पा रहे हैं थर्ड वाला में क्या कोई एलिमेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर कोई रिपीट नहीं कर रहा है एलिमेंट, इसका मतलब ये फंक्शन होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे आर इज फंक्शन, और अगर ये फंक्शन है तो आपको डोमेन निकालना है और कोडोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया डोमेन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज क्या होगा, ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट का सेट। सेकंड एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हो गया ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह हमारे पास आ गया इससे रेंज। अब अपन निकालें कोडोमेन। तो कोडोमेन में तीर के बाद कोई सेट दिया हुआ नहीं है, तो हम रेंज को ही क्या मान लेंगे, कोडोमेन। इसका कोडोमेन हो जाएगा 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5,
6 7, ये हमारे पास आ गया कोडोमेन। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ कि फोर्थ वाला फंक्शन है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी अगर देखेंगे तो फोर्थ में हर एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जहां भी लिखा हुआ है इसमें वो सब डिफरेंट है, सेम नहीं है, माने ये भी फंक्शन होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ कर लेते हैं फोर्थ वाले को। तो फोर्थ वाले को लिख लेंगे आर इज फंक्शन, और अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन निकालना है आपको। इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो आंसर हो जाएगा डोमेन में 1 2 3 4 5। इसके बाद रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज क्या होगा इसका? तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इसमें 1 1 1 1 1 1 ही आ रहा है, इसका मतलब इसका रेंज हो जाएगा केवल 1, और यही हम इसको भी क्या मान लेंगे? कोडोमेन। आई थिंक फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये समझ में आ गया, कोडोमेन समझ में आ गया, और इमेज और प्री इमेज समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं और ये समझते हैं कि काइंड्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो जो हमने अभी फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस को पढ़ा था ना, ये काइंड्स ऑफ ये फंक्शन की डेफिनेशन जो पढ़ा था, इसके बेसिस पर काइंड्स ऑफ फंक्शन, 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन, मैंने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। कैसे 4 भागों में? 4 भाग क्यों हुए? हो सकता है कि इधर के हर एलिमेंट का अलग अलग रिलेशन बने इधर के एलिमेंट के साथ, या हो सकता है इधर के सारे एलिमेंट का एक से रिलेशन बन जाए। 2 तरीके। हो सकता है इधर सबका रिलेशन बने, मतलब सब इमेज बने, या हो सकता है कोई इमेज ना भी बने। तो 2 और 2 4, टोटल 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन होते हैं। 2 इस तरफ से और 2 सिचुएशन इस तरफ से। 2 सिचुएशन इसकी क्या हो सकती है? इसकी 2 सिचुएशन ये हो सकती है कि इधर हर एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट से इमेज बने, रिलेशन बने, या सारे एलिमेंट का या 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन बने। तो 2 कंडीशन इधर से और 2 कंडीशन इधर से। ये हो सकता है कि इसके सेट बी के सारे एलिमेंट का सारा एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट का एक किसी न किसी एलिमेंट से इमेज बने, या फिर कोई एलिमेंट खाली रह जाए। तो इसी के बेसिस पे हमने काइंड्स ऑफ फंक्शन बनाया, और 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, आइए हम उसको पढ़ते हैं। तो 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन हमारे पास, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट, पहले वाले का नाम है 1 1 फंक्शन, दूसरे वाले का मैनी वन, फिर ऑन टू, और उसके बाद इन टू। नाम याद होना चाहिए पहले, 1 1 मैनी वन ऑन टू इन टू, 1 1 मैनी वन ऑन टू इन टू। अब बच्चों जिनके नाम ओ से शुरू होते हैं, जिनके नाम ओ से स्टार्ट होते हैं, उनका दूसरा नाम भी होता है। जैसे 1 1 फंक्शन लिखा हुआ है, तो 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। वैसे ही ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो जो फंक्शन जिनके नाम ओ से स्टार्ट होते हैं उनके 2 नाम होते हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। और जब ये फंक्शन कोई मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों मिल जाते हैं, तो वो बन जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन। वो क्या बनेगा? बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है उसी का इनवर्स पॉसिबल होता है, हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। यह हमारा अगला चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे कि इनवर्स फंक्शन की क्या कंडीशन है। इनवर्स फंक्शन की पहली कंडीशन है फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव होने का मतलब फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ये 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन आपको समझ में आ गए कि 4 काइंड्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से हैं। अब हम इसकी एक एक करके डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो जैसा इसका नाम है ना, वैसा ही इसकी डेफिनेशन है। मैं आपको पहले पूरा इसको समझा देता हूँ, फिर अपन इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ये दोनों, ये जो लिखे हुए हैं ना हमारे पास, ये दोनों के दोनों हम डोमेन में देखते हैं, डोमेन में चेक करेंगे। और ये जो दोनों लिखे हुए हैं ना, ये हम को डोमेन में चेक करेंगे। इन दोनों को को डोमेन के अंदर चेक करेंगे। 1 1 और मैनी वन को डोमेन से चेक करते हैं, और ऑन टू इन टू को डोमेन से चेक करते हैं। ठीक है, अब
मैं आपको समझाता हूँ कि ये होते क्या है। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जैसे वन वन फंक्शन क्या होता है, तो वन वन फंक्शन क्या होगा, अगर कोई फंक्शन एफ ए से बी में डिफाइन किया हुआ है और ए के एक एलिमेंट का बी के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, ए के एक एलिमेंट का बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, तो वन वन फंक्शन। देखिए जैसा इसका नाम है ना वैसा ही है, 1 2 1 1 2 1। ए के एक एलिमेंट का बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन होगा तो वन वन फंक्शन। और अगर ए के किसी एक एलिमेंट का बी के ए के किसी एक या एक से अधिक एलिमेंट का, मतलब ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का, सॉरी, तो बी के सॉरी ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का बी के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बन जाए तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, वन वन मैनी वन हो जाएगा। फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। अरे सिंपल एकदम, ए 1 to 1 1 to 1 वन वन फंक्शन। और बहुत सारों का यानी दो या दो से ज्यादा का रिलेशन एक से बन जाए तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ डेफिनेशन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के अलग अलग एलिमेंट का डिफरेंट इमेज इन बी, तो फंक्शन कैसा होगा, 1 to 1। इट मीन्स दैट नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव द सेम इमेज। ए के किसी दो अलग अलग एलिमेंट का बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल देके समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है जो ए से बी में डिफाइन किया हुआ है, और मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल लिखा आपके सामने। ये एग्जांपल लिखा, आपको बताना है ये विच काइंड्स ऑफ फंक्शन होगा। तो आप कहेंगे देखो इधर ए के एक एलिमेंट का बी के किसी एक एलिमेंट से रिलेशन बन रहा है, ए के दो एलिमेंट का एक एलिमेंट से रिलेशन नहीं बन रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का रिलेशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। कैसा होगा, वन वन फंक्शन। इसको देखिए, तो यहाँ आपको देख पा रहे हैं दो से अधिक, दो एलिमेंट का एक से इमेज बन रहा है, दो एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। और अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है तो क्या होगा, वो मैनी वन होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन वन वन नहीं है, वन वन नहीं है। अच्छा इसको देखिए, तो आप इसमें क्लियर देख पा रहे हैं, इधर ए के एक एलिमेंट का बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, वन वन होगा। अब आगे चलते हैं मैनी वन फंक्शन की तरफ। तो मैनी वन फंक्शन क्या होगा, अगर सेट ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट का रिलेशन बी के किसी एक एलिमेंट के साथ हो जाए तो फंक्शन मैनी वन होगा। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी मैनी वन फंक्शन इफ टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए, टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी। ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट का बी के किसी एक एलिमेंट के साथ रिलेशन मिल जाए तो फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। या सिंपली आप ये भी कह सकते हो, फंक्शन हु नोट वन वन, फंक्शन हु नो वन वन इज सेड टू बी मैनी वन। देखिए एग्जांपल से समझते हैं अपन इसको। आइए पहला एग्जांपल समझते हैं, फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। तो आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा 3 और 4 का इमेज कौन है, बी है। तो दो एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन आ गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन होगा, मैनी वन। अब आगे चलते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको ए के 4 एलिमेंट का बी के एक एलिमेंट के साथ रिलेशन बन रहा है, यानी फंक्शन कैसा होगा, मैनी वन। आप एक बात को नोटिस कर पा रहे होंगे, मैं वन वन और मैनी वन चेक करने के लिए डोमेन को देख रहा हूँ, वो डोमेन से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ डोमेन को देख रहा हूँ इधर एलिमेंट का रिलेशन कैसा है, एक का एक से तो वन वन, और एक से अधिक का रिलेशन एक से तो मैनी वन। यहाँ देखिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 4 एलिमेंट है और सबका अलग अलग इमेज बन रहा है। इसका मतलब ये वन वन एलिमेंट वन वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन नहीं है। ये कैसा है, वन वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन नहीं है, मैनी वन फंक्शन नहीं है, वन वन फंक्शन है ये। जबकि कैसा है, मैनी वन। ये कैसा है, मैनी वन। जबकि ये कैसा है हमारे पास, वन वन फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें, एकदम सिंपल है, एक जने का एक से वन वन, एक से अधिक का एक को मैनी वन। ठीक है, अब आगे चलते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू इनटू चेक करने के लिए कोडोमेन में देखेंगे। अगर कोडोमेन में सारे एलिमेंट, कोडोमेन के सारे एलिमेंट को, कोडोमेन मतलब जैसे फंक्शन दिया हुआ है एफ ए से बी में,
तो हम वन वन ऑन टू इधर से वन वन मैनी वन इधर देखते हैं और ऑन टू इंटू इधर देखते हैं। अगर इधर सब बी का हर एलिमेंट ए के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज बन गया, माने कोई भी खाली नहीं रहा, बी में कोई खाली नहीं रहा तो ऑन टू, कोई खाली रह गया तो इन टू, बस सिंपल। तो डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, ध्यान से सुनने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ गया, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए के कम से कम किसी ना किसी एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए बी का हर एलिमेंट। तो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू, और ऑन टू के केस में रेंज कोडोमेन के बराबर होगा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये लाइन, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना भाई। ऑन टू होने के केस में रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, सबको तीर लग जाएगा। जैसे आप एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए अब मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल लिखा मैंने और आपको बताना है कि फंक्शन ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो पहला वाला देखिए, ऑन टू इंटू के लिए क्या चेक करते हैं, ऑन टू इंटू चेक करने के लिए आपको कोडोमेन को देखना होता है, कोडोमेन में कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखिए इसका कोडोमेन ये लिखा हुआ है, क्या कोडोमेन का हर एलिमेंट एक एक किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है? आप बोलेंगे बिल्कुल है सर, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन है इसीलिए जब आप इसका रेंज निकालेंगे तो रेंज में ये सारे एलिमेंट आएंगे, और ये सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट है कि नहीं है, इसका मतलब रेंज किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल आ गया, रेंज कोडोमेन के इक्वल। तो ऑन टू फंक्शन की पहचान है रेंज कोडोमेन के इक्वल है, इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में, ध्यान रखना इस बात को। अब आगे चलते हैं यहाँ पे सेकंड, क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है? तो आप बोलोगे सर इसमें बी को तीर नहीं लग रहा है, देखो बी किसी का इमेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता वो कैसा होता है, इनटू फंक्शन होता है। अब आगे चलते हैं ये वाले थर्ड एग्जांपल को देखिए, क्या बी में कोई एलिमेंट खाली है? आप बोलोगे बी में कोई एलिमेंट खाली नहीं है सर, सबको तीर लग रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, ये ऑन टू। इसका मतलब आपको ऑन टू समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं ऑन टू के बाद इनटू फंक्शन की तरफ। इनटू फंक्शन क्या होगा, अगर बी में कोई एलिमेंट खाली रह जाए, एक भी एलिमेंट बी में खाली रह गया जो ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, इनटू फंक्शन। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज एन ऑन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट बी इन बी, बी में कम से कम एक एलिमेंट, हैविंग नो प्री इमेज इन ए के किसी भी एलिमेंट से में कोई प्री इमेज नहीं बना रहा है, किसका, बी का एलिमेंट कोई भी एक, तो फंक्शन कैसा होगा, इनटू। सिंपल लैंग्वेज में बी में किसी को तीर ना लगे, बी में सबको तीर लग जाए ऑन टू, खाली रह जाए इनटू, एक का तीर एक को लगे वन वन, एक से अधिक का तीर एक को लगे मैनी वन, बस खत्म, सिंपल सा है। तो इन अदर वर्ड्स एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इज एन इनटू फंक्शन इफ इट इज नॉट ऑन टू। हाँ, जो वन ऑन टू नहीं होगा वो इनटू होगा, सिंपल। चलिए आगे अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं अपन। हाँ भाई, अब इस एग्जांपल को मुझे बताइए समझ के कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, इनटू है या नहीं है। तो आप बोलेंगे फंक्शन इनटू नहीं है, क्यों नहीं है इनटू, क्योंकि डी का कोई प्री इमेज इधर नहीं बन रहा है, माने डी को तीर नहीं लगा, इसका मतलब फंक्शन इनटू। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर किसको तीर नहीं लगा, इसमें भी डी को तीर नहीं लगा, इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा, इनटू होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें देखिए इसमें सबको तीर लग रहा है, इसका मतलब फंक्शन इनटू नहीं है, फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। समझ में आ गई बात। अब मैं आपको 4 एग्जांपल ले रहा हूं और उसमें वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू सब एक साथ खत्म करेंगे अपन। तो आइए मैं एग्जांपल लिख रहा हूं और हम इसमें डिसाइड करेंगे कि ये कैसा फंक्शन है। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, और हम इसमें वन वन मैनी वन ऑन टू इनटू सब चेक कर लेंगे।
4th। अब हम इसी को चेक करते हैं कि ये फंक्शन कैसा होगा। 1 1 होगा, मैनी 1 ऑन टू इन टू, एलिमेंट लिख दिया मैंने 1 2 3 4, इसमें आ गया ए बी सी डी, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 ए बी सी, 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। अब मैं डी तक ही ले लेते हैं और अब हम इमेज बनाते हैं। अब इसको देखते हैं कि फंक्शन कैसा होगा। चारों ऑल फोर काइंड्स ऑफ फंक्शन विल कवर्ड इन दिस एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं पहले वाले को। देखिए ये सेट आपके पास ए है, ये सेट बी है, ये ए सेट, ये बी सेट, ए और ये बी है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब आप मुझे इस सेट को देख के बताइए पहले 1 1 होगा या मैनी 1 होगा। तो 1 1 मैनी 1 इधर देखते हैं। इधर अगर एक जना एक को तीर मार रहा है तो फंक्शन 1 1। तो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं सर, दो जने एक को तीर मार रहे हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? मैनी टू 1 हो गया। M2 1 लिख रहा हूँ, समझ जाना इसको, मैनी टू 1 फंक्शन। अब ऑन टू या इनटू फंक्शन है, तो ऑन टू इनटू इधर देखते हैं। इधर कोई है ऐसा जिसको तीर नहीं लगा? बिल्कुल है, डी को तीर नहीं लगा। डी को तीर नहीं लगा, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन होगा? इसका मतलब ये इनटू फंक्शन होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एग्जांपल है हमारा मैनी 1 इनटू का एग्जांपल है, मैनी 1 इनटू का। अब आइए सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सेकंड एग्जांपल में देख के बताइए मुझे 1 1 है या मैनी 1। तो 1 1 मैनी 1 डोमेन में देखते हैं। डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जिनको एक से रिलेशन हो? ऐसा नहीं है। डोमेन के हर एलिमेंट का एक के साथ रिलेशन आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कैसा होगा? ये 1 1 फंक्शन होगा। ये फंक्शन है 1 1। अब बताइए ऑन टू है कि इनटू? तो देखिए ऑन टू इनटू के लिए को डोमेन को देख रहे हैं अपन, और इसमें ये ई जो लिखा हुआ है ना, ई, ये इसको तीर नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया? इनटू हो गया। ये फंक्शन कैसा हो गया? इनटू हो गया। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ। थर्ड एग्जांपल बताइए मुझे 1 1 है या मैनी 1। आप कहेंगे देखिए चार एलिमेंट मिलके एक को तीर मार रहे हैं, मतलब फंक्शन कैसा होगा? मैनी 1 फंक्शन। ऑन टू या इनटू? तो आप बोलेंगे सर इनटू फंक्शन है, क्योंकि इधर दो लोग ऐसे हैं जिनको तीर नहीं लग रहा है। तो मैनी 1 प्लस इनटू फंक्शन। अब आगे चलते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ। फोर्थ एग्जांपल में बताइए फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1। तो आप कहेंगे सर ये 1 1 है, क्लियर दिख रहा है। ये फंक्शन कैसा हो गया? 1 1। ऑन टू या इनटू? तो आप बोलेंगे ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि सबको तीर लग रहा है, इधर कोई भी खाली नहीं है। इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? ऑन टू। और ये अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन होने के मतलब ये होगा कि इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो आई थिंक कि आप लोगों को काइंड्स ऑफ फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस कर रहे होंगे कि जो काइंड्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़ा है ना, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। इसका मतलब मेथड्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। उसी क्लास में हम लोग नंबर ऑफ फंक्शन भी पढ़ेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन की पूरी थ्योरी को कंप्लीट कर चुके होंगे। 2 क्लास और फंक्शन की पूरी थ्योरी कंप्लीट। आप अच्छे से इस सेशन को देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं ताकि ज़रूरतमंद बच्चों को फ़ायदा हो सके इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।